बहावलपुर के नवाबों के हरम, जहां आने का रास्ता था जाने का नहीं। अमीरान बहावलपुर के हरम सरा में रेडियो, अखबार, रिसाला, इंसानी तस्वीर, नर जानवरों और मुर्गियों तक का दाखिला ममनू था। हत्ता के बाद सब्जियों और फलों को भी काट कर अंदर भिजवाया जाता था। रियासत बहावलपुर हिंदुस्तान की 565वीं नीम खुद मुख्तार रियासतों में 7वें नंबर पर थी, जिसका रकबा 45,588 मुरब्बा किलोमीटर था। इसकी बुनियाद अब्बासी दाऊद पोतरों के एक सरदार नवाब सादिक खान अव्वल ने 1773 में किला दिरावड़ रावल अक्खी सिंह से छीन कर रखी। बहावलपुर वो पहली रियासत थी जो तकसीम के बाद सबसे पहले 5 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान में शामिल हुई। रियासत का सरबराह नवाब कहलाता था। पाकिस्तान में शामिल होने तक उसके 12 नवाब गुजरे हैं। बहावलपुर के 2 मुमताज मुहक्किकीन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर और प्रोफेसर डॉक्टर आफताब हुसैन गिलानी की एक मुश्तरका किताब खित्ता बहावलपुर का मुख्तसर जुग्राफियाई, तारीखी, इंतजामी और सकाफती जायजा में रियासत के बारे में तफसीली मालूमात दी गई हैं, जिनमें से एक बाब हरम सराय सुल्तानी का भी है। इसमें नवाबों की बीवियों और कनीजों के बारे में मालूमात शामिल हैं। कसरत अज़दवाज दुनिया के अक्सर हुक्मरानों की मुश्तरका खासियत रही है। तारीख से पता चलता है कि पुराने बादशाहों में से ऐसे भी गुजरे हैं जिनके हरम में सैकड़ों बीवियां और कनीजें हुआ करती थीं। आज के दौर में भी अफ्रीकी मुल्क कैमरून की एक रियासत के बादशाह की 100 बीवियां हैं। रियासत बहावलपुर का शुमार हिंदुस्तान की खुशहाल रियासतों में होता था, जिसका अंदाजा इसके आलीशान महलों को देखकर होता है, जिनमें सादिकगढ़, गुलजार महल, नूर महल और दरबार महल शामिल हैं, जिनकी मिसाल पंजाब, सिंध और राजपूताना रियासतों में नहीं मिलती। रियासत के 10वें नवाब सादिक खान राबे का दौरे हुकूमत 1866 से 1899 तक मुहित है। उनकी 100 बीवियां थीं। 11वें नवाब बहावल खान खामस ने तो अपने बेशतर और तमाम नवाबों को मात दी और बीवियों की तादाद 100 से भी बढ़ा ले गए। इनमें से 4 खानदानी, 2 एंग्लो इंडियन, 1 अंग्रेज और 1 इराकी खातून थीं। कहा जाता है कि इनकी एक बीवी निचली जात की हिंदू ज़ुहरा कटानी थी, जिससे उन्हें इश्क हो गया था। उससे उनके 2 बेटे हुए थे जो उन्होंने दरगाह गुलाम फरीद की खिदमत गुजारी पर मामूर कर दिए थे। नवाब के हरम की हिफाजत के इस कदर गैर मामूली इंतजामात किए जाते थे कि वहाँ चिड़िया तक पर नहीं मार सकती थी। कड़े पहरे की खातिर एक दोहरी फसील कैम की गई थी, जिसके दाखिली दरवाजे की चौकीदारी पर पूर्बिया नामी एक हिंदू मुहाफिज तैनात थी। ड्योढ़ी पर दरबानी, डेरा और महर कबीला के जिम्मे थे। हरम सरा की दीगर खिदमात पर ख्वाजा सरा तैनात थे। हरम सरा में मर्दों का दाखिला ममनू था और नवाब के हकीकी बेटों को भी 8 साल की उम्र में हरम से बाहर मुंतकिल कर दिया जाता था। रियासत के नवाबों के यहाँ मनकूहा बीवियों के अलावा जर खरीद लोंडियों, मफतूहा और बागी सरदारों की बेटियों और जेरे अताब मकतूल उमरा की बीवियों और बेटियों को हरम में शामिल करने का दस्तूर था। निकाह में बैक वक्त सिर्फ 4 बीवियां ही रखी जाती थीं, बाकियों को बारी बारी तलाक दे दी जाती थी, मगर उन्हें निकाह सानी करने और महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। वो बाकी जिंदगी हरम सराय में ही गुजारने की पाबंद थी। हरम सरा की खवातीन पर तरह तरह की नारवा पाबंदियां आयद थीं। साल में एक बार मेके जाने के लिए भी उन्हें बाकायदा इजाजत तलब करनी पड़ती थी। इस दौरान उन्हें सरकारी मुहाफिजों की निगरानी में भेजा जाता था। खवातीन के मर्द रिश्तेदारों में सिर्फ वालिद और भाइयों को हरम सरा से मुतसल ड्योढ़ी में मुलाकात की इजाजत थी। अमीरान बहावलपुर के हरम सरा में रेडियो, अखबार, रिसाला, इंसानी तस्वीर, नर जानवरों और मुर्गियों तक का दाखिला ममनू था। हत्ता के बाद सब्जियों और फलों को भी काट कर अंदर भिजवाया जाता था। नवाब की बहनें, बेटियां और बीवियां जब कारों में सफर करती तो गाड़ियां रंगदार शीशों वाली इस्तेमाल की जाती। मजीद ये कि शीशों के अंदर दोहरा पर्दा लगाया जाता। कार के अगले हिस्से पर भी खाकी पर्दा लगाया जाता ताकि रियाया को पता चले कि बापर्दा खवातीन गुजर रही हैं और वो कार को देखते ही अपनी पुश्त कार की तरफ करके खड़े हो जाएं। खुद नवाब साहब जब अपनी अंग्रेज बीवी के साथ बाहर निकलते तब भी इसी ज़ाब्ते पर अमल किया जाता। इससे जरा सी खिलाफ वर्जी भी शाही अताब का पेश खैमा बन सकती थी। अगर हरम सराय की कोई खातून बीमार हो जाती तो उसे
اسے حکیم کے پاس نہیں لے کر جایا جاتا بلکہ صرف مرض کی علامات بتا کر نسخہ لکھوایا جاتا تھا۔ حرم سرا میں نواب کی بیگمات، ان کی بیٹیوں، والدہ، دادی اور دیگر رشتہ دار خواتین کو حفظ مراتب کے مطابق آراستہ و پیراستہ قیام گاہیں مہیا کی گئی تھیں جہاں انہیں زندگی کی تمام سہولتیں میسر تھیں۔ حرم سرا اپنی خوبصورت عمارات، وسیع و عریض سبزہ زاروں، باغیچوں، تالابوں اور آرائش و زیبائش کے حوالے سے کسی جنت سے کم نہ تھا۔ ہر خاتون کا الگ سے وظیفہ مقرر تھا، خدمت کے لیے سینکڑوں ملازمائیں تعینات تھیں۔ ان خدمت داروں پر ایک عہدے دار خاتون مقرر تھیں، جب دیوڑی سے رابطے کے لیے ایک معمر خاتون معتبرہ خاص کے نام سے متعین ہوتی تھی۔ تاہم حرم سرا کے تمام اندرونی معاملات پر حاکمانہ اختیارات نواب کی والدہ یا دادی کو حاصل ہوتے تھے۔ نواب صادق خان خامس کی دادی اپنے محل میں دربار لگاتی تھیں جہاں حرم سرا کی خواتین، اراکین سلطنت کی بیگمات اور ملازمائیں روزانہ حاضر ہوتیں۔ ان کے محل پر ریاست کا جھنڈا لہرایا جاتا اور وہ حرم سرا کے مقامات کے حوالے سے احکامات جاری کرتیں۔ اس موقع پر حاجت مند خواتین کی مدد بھی کی جاتی۔ خواتین کو رقص و موسیقی کی اجازت تھی اور مہمان خواتین کی تواضع کھانوں اور مشروبات سے کی جاتی تھی، لیکن ان تمام سہولیات کے باوجود انہیں محل میں گھٹ گھٹ کر مرنا ہی ہوتا تھا کیونکہ محل سے باہر کی زندگی کے دروازے ان پر قطعی بند تھے۔ سب سے بڑھ کر جو ظلم بہاولپور کے نوابوں نے روا رکھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے شروع سے ہی اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو شادی کے فطری، شرعی اور قانونی حق سے محروم رکھنے کی روایت قائم کی، جس کی ایک توجہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ وہ کسی بھی شخص کو اپنا داماد یا بہنوئی کہلوانا اپنے وقار کے منافی سمجھتے تھے۔ اس قبیح روایت کا خاتمہ ریاست کے آخری نواب صادق محمد خان خامس کے سر ہے کہ انہوں نے اس غیر شرعی روایت سے رجوع کیا اور سب سے پہلے اپنی حقیقی بہن شہزادی مہر الہی کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی محمد معتصم باللہ عباسی سے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی تمام بیٹیوں کی شادیاں کیں۔ انہوں نے حرم سرا میں اصلاحات بھی متعارف کروائیں جن میں خواتین حرم کو تفریحی سہولیات کی فراہمی اور شہزادیوں کی تعلیم و تربیت شامل تھی۔ علاوہ ازیں انہوں نے اپنی 4 سے زائد متعلقہ بیویوں کو مہر کی ادائیگی اور زرعی اراضی تفویض کرنے کے ساتھ ساتھ آزادانہ زندگی گزارنے اور نکاح ثانی کی اجازت بھی دے دی۔ یہ الگ بات کہ ان میں سے بیشتر بیگمات نے اس نظام کی دیرینہ روایات کی پاسداری کرتے ہوئے حرم شاہی سے علیحدگی کو اپنی عزت اور وقار کے منافی سمجھا۔ اس کی ایک مثال رکھو بی بی کی ہے جو اپنی وفات 1993 تک محل میں ہی مقیم رہیں اور حرم سرا سے باہر قدم نہ نکالا۔